सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स के बारे में। ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी कि जो आपके WBCs होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ग्रैनुलोसाइट्स और एक होते हैं नॉन ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, नॉन ग्रैनुलोसाइट्स। ये जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और जो आपके नॉन ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इसमें क्या आते हैं आपके मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। ओके, एंड द लिम्फोसाइट्स। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें फर्दर बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं 50 to 70% जितने भी ग्रैनुलोसाइट्स हैं उसमें से 50 to 70% क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है यानी कि बहुत सारी इसके लोब्स होती हैं। ग्रैनुलोसाइटेड साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल्स होंगे एंड जो स्टेन हो सकता है एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से ये स्टेन हो सकता है। सो फेगोसाइटिक सेल है exhibit a larger respiratory burst than the macrophages and are able to generate more reactive oxygen intermediates and reactive nitrogen intermediates। तो बेसिकली ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं एंड इनमें हाई लेवल ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। मैक्रोफेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज़्म है और ये हेमाटोपोइसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर एंड दे आर रिलीज्ड इन द फेरिफ्रल ब्लड और ये सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में फॉर 7 to 10 आवर्स बिफोर द माइग्रेटिंग इनटू द टिश्यूज़। अब जो मूवमेंट होती है ऑफ द सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स इनटू द टिश्यूज़ उसको हम एक्स्ट्राविसेशन प्रोसेस बोलते हैं। जो इनका लाइफ स्पैन है वो 3 to 4 डेज़ का होता है और इनको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ओके, so they are the first immune cell to respond in the inflammation। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो सबसे पहला जो इम्यून सेल रिस्पॉन्ड करता है वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है, एक मल्टी लोब्ड, उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है एंड उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देयरफॉर उसको हम ग्रेन्युलोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। और वो बेसिक और एसिडिक डाई दोनों से ही स्टेन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो 1 to 3% है ऑफ द टोटल ग्रैनुलोसाइट्स। ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका। दे आर मोटाइल यानी कि वो मूव कर सकते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं एंड वो मूव कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं ब्लड से टिश्यू स्पेसेस के अंदर और वो एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो पैरासाइट को, जैसे बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल करने में हेल्प करते हैं। जो कि ऐसे पैरासाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं कि उनको न्यूट्रोफिल्स जो है फेगोसाइटोसिस से अंदर नहीं ले सकते, तो वो इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, उनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डिग्रेड कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इओसिनोफिल्स का मेजर रोल होता है एलर्जी रिएक्शंस में, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करते हैं और वो एलर्जिक कंडीशन में जब भी एलर्जी की बात होए तो 2 सेल्स, मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स काम करते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि जो इओसिनोफिल है वो क्या है, बाई लोब्ड न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए ये ऐसा बाई लोब्ड न्यूक्लियस है इसका
बाइलोब, 2 लोब्स दिख रहे हैं आपको न्यूक्लियस में, तो इट इज़ अ बाइलोब्ड न्यूक्लियस। और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें काफ़ी सारे ग्रेन्यूल्स हैं, इसलिए इसको हमने ग्रैनुलोसाइटिक सेल के अंदर रखा है। और जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो कौन सी डाई से स्टेन होते हैं? एसिडिक डाई से स्टेन करे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होते हैं वो आपके सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेस देन 1%। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स नहीं होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल नंबर इन ब्लड एंड टिश्यू। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें हिस्टामिन होता है, हेपेरिन होता है, सेरोटोनिन और बाकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और जो बेसोफिल्स होते हैं वो कौन सी डाई से स्टेन हो सकते हैं? बेसिक डाई से स्टेन हो सकते हैं। सो बी फॉर बेसोफिल, बी फॉर बेसिक डाई, एंड दे आर इन्वॉल्व इन दी एलर्जिक रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। सो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, राउंड सेल्स होते हैं, पेरिफेरल ब्लड, लिम्फ नोड, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर आपको मिलते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं 20 to 45% टोटल जो सेल्स होते हैं पेरिफेरल ब्लड में, उसमें से 20 to 45% आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंड जो 99% ऑफ द टोटल सेल्स हैं लिम्फ में और लिम्फ नोड में, वो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर। सो ऑल द टी सेल्स, उनके पास क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर होता है। सो सभी टी सेल्स के पास क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर होता है। और ये जो टी सेल रिसेप्टर है वो सिर्फ उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कि MHC से बाउंडेड होता है। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि दिस इज़ अ टी सेल, ये आपका क्या है? टी सेल है। इसके पास क्या है? टी सेल रिसेप्टर होता है। और ये हमारा कोई दूसरा सेल है, उसके पास क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर होता है। तो जो एंटीजन MHC से अटैच होगा ये उसी को रिकॉग्नाइज़ करता है, बाकी किसी को रिकॉग्नाइज़ ये नहीं करेंगे। अब जो टी सेल्स होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये जब मैंने आपको ना इम्यूनिटी पढ़ाई थी, अडेप्टिव इम्यूनिटी के लेक्चर्स मैंने लिए थे, तो वहाँ पे मैंने टी सेल्स को डिटेल में आपको बता दिया था कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो इधर हम खाली ओवरव्यू देखने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हमने बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे इनकी वर्किंग होती है। सो जो टी सेल्स होते हैं वो टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स होते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, चलो इनके बारे में बता देते हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द टी हेल्पर सेल्स। ओके, टी हेल्पर सेल्स। अब ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, इनके पास कौन सा रिसेप्टर होता है? टी सेल रिसेप्टर होता है। और ये उन्हीं एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो कि MHC2 रिसेप्टर से बाइंडेड है। जो MHC2 रिसेप्टर से बाइंडेड है ये सिर्फ उन्हीं को रिकॉग्नाइज करेंगे। और MHC2 रिसेप्टर किस पे होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से होते हैं? बी सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेजेस है। तो ये क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और इनके ऊपर MHC2 रिसेप्टर होता है। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? इनके साथ बाइंडिंग होएगी, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी बाइंडिंग होएगी, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, एंड इन केमिकल्स को हम साइटोकाइंस बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइंस बोलते हैं। अभी जो साइटोकाइंस होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बाकी के टी सेल्स को, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल है या जो बी सेल्स है, उसके एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में, दिस इज़ द साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये किलर सेल होता है। जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है या ट्यूमर सेल है, कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, तो
ये कोई भी आपके पास इन्फेक्टेड सेल है, इसके ऊपर जो आपके पास रिसेप्टर होता है वो MHC1 होता है, और जो आपका टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, उसके पास टी सेल रिसेप्टर होता है। तो ये उन्हीं एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो कि MHC1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 रिसेप्टर से बाइंडेड होते हैं। उन्हीं एंटीजन्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। सो थर्ड टाइप होता है आपका सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल्स जो होते हैं वो आपके सप्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम होता है किल करना, तो अगर वो सेल्स को किल करता ही रहेगा तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्फेक्टेड सेल्स तो किल हो जाएंगे, फिर वो खुद की बॉडी के सेल्स को भी किल करने लग जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कि भाई बस जो सेल्स इन्फेक्टेड थे ना उसको तूने ख़त्म कर दिया, अब रुक जा, अपनी बॉडी के सेल्स को हार्म मत पहुंचा। तो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए हमें कोई सेल चाहिए, तो वो कौन सा होता है, सप्रेसर टी सेल होता है, जो कि उसके एक्शन को सप्रेस कर देता है। ओके, सो टी सेल्स हेल्प इन दी, कौन से, टी हेल्पर सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं फेगोसाइटिक सेल्स को एक्टिवेट करने में, क्योंकि साइटोकाइंस क्या करते हैं, बाकी सेल्स के एक्टिवेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ द बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, यानी कि वो अपने सरफेस पर एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कौन से वाले, प्लाज्मा सेल्स। ओके, प्लाज्मा बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं एंड दे प्रोवाइड सिग्नल फॉर द टी सेल एक्टिवेशन। सो वैसे हम बी सेल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी ह्यूमरल सेल इम्यूनिटी वाली वीडियो थी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाली जो वीडियो है, उन दोनों वीडियोस के अंदर हम बी सेल और टी सेल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये आपका क्या है, बी सेल है, दिस इज़ द बी सेल। ये क्या है, बी सेल है। अब ये जो बी सेल होता है ना, ये आपका क्या है, टी सेल है, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल क्या करता है, साइटोकाइंस रिलीज़ करता है, रिलीजेस साइटोकाइंस, जो कि क्या करेगा, इस बी सेल को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो साइटोकाइंस ने बी सेल को एक्टिवेट करा, ये जो नेव बी सेल है वो किस में, दिस इज़ नेव बी सेल, वो किस में डिवाइड हो जाएंगे, प्लाज्मा बी सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स में वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, और जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो पैथोजन की मेमोरी क्रिएट करते हैं। जैसा एक बार ही आपकी बॉडी पे किसी पैथोजन ने अटैक करा तो आपके जो मेमोरी बी सेल्स है ना, वो उसके अगेंस्ट एक मेमोरी क्रिएट कर लेंगे कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन पैथोजन है, इन्होंने हमारी बॉडी पर अटैक करा है। तो अगर ये दोबारा से आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं तो वो पहले से ही एंटीबॉडीज़ की फ़ौज को तैयार करके रखते हैं फॉर दी डिफेंस। ओके, सो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जहाँ पे मेमोरी बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो जो बी सेल्स होते हैं ना, वो डेवलप तो लाइक जो उनकी डेवलपमेंट है वो भी कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, और जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो भी बोन मैरो के अंदर ही होती है। सो नेक्स्ट सेल इज़ नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं 5 to 10% ऑफ द लिम्फोसाइट्स, बहुत लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में स्प्लीन और पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इनको हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं क्योंकि उनको एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसे किसी भी ट्यूमर सेल या वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करना है तो उसे किसी एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो नेचुरली, वो मतलब बाय बर्थ, जो जिसमें होती है ना कोई चीज़ें बाय बर्थ है भाई, है ना, तो उनमें भी बाय बर्थ ही है। जैसे कुछ बच्चों में आदतें बाय बर्थ होती है, तो नेचुरल किलर सेल्स यानी कि नेचुरली नेचर ने ही उनको ऐसा बनाया है कि उनको किसी को मारने के लिए और एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है।
तो वो क्या करते हैं, दो तरीके से टारगेट सेल को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। या तो उनका जो NK सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कि वो एबनॉर्मल सेल और होस्ट सेल को पता लगा सकते हैं कि ये जो सेल है वो कैंसरस सेल है, ये जो सेल है वो वायरस इन्फेक्टेड है, ये नॉर्मल सेल है। तो उसको पता लगाने के लिए उनके पास NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल रिसेप्टर सिस्टम होता है। उसमें ना नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं उनको। सो वो क्या करते हैं, टारगेट सेल को रिकॉग्नाइज़ करेंगे एज ट्यूमर सेल या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड एक्सप्रेस सम एंटीजन्स ऑन देयर सरफेस which is recognized by the specific antibody. So उन्होंने क्या किया, ये नेचुरल किलर सेल्स थे, these were the natural killer cells। उन्होंने क्या किया, जो हमारा टारगेट सेल है उसको रिकॉग्नाइज़ करा एंड उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड सम एंटीजन्स ओवर देयर सरफेस। और वो क्या करेगा, फिर एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को क्या कर लेगी, रिकॉग्नाइज़ कर लेगी एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो नेचुरल किलर सेल्स एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीवायरल इम्यूनिटी, एंड वो साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है फेगोसाइटिक सेल्स, जहाँ में कि हम मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। जो प्रो मोनोसाइट्स होते हैं वो बोन मैरो को लीव करके कहाँ एंटर कर जाते हैं, ब्लड के अंदर, जहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू मैच्योर मोनोसाइट्स। अब जो मोनोसाइट्स हैं वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं फॉर अबाउट 8 आवर्स, ड्यूरिंग विच वो उनका जो साइज़ होता है वो इनलार्ज हो जाता है एंड फिर वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। तो आपके जो मैक्रोफेजेस हैं और जो आपके डेंड्राइटिक सेल है वो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम दी प्रो मोनोसाइट्स। ओके, सो जो मोनोसाइट्स होते हैं वो 1 to 6% है। सिंगल लोब्ड किडनी शेप का उनका न्यूक्लियस होता है, एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं एंड दे आर साइटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोसाइट। यहाँ पे देखिए इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप का न्यूक्लियस है, ठीक है। फेगोसोम है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो ये कैसे सेल्स होते हैं, दीज आर द साइटोटॉक्सिसिटी वो शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं एंड फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। मोनोसाइट से ही मैक्रोफेजेस बनते हैं, मोनोसाइट से ही क्या बनते हैं, मैक्रोफेजेस बनते हैं। इनकी जो फेगोसाइटिक एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से क्या मतलब है कि सपोज़ ये क्या है आपका, दिस इज़ द मैक्रोफेज। ओके, सो दिस इज़ द मैक्रोफेज। अब ये कोई क्या था, पैथोजन था। सपोज़ ये क्या था, कोई पैथोजन था। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इस पैथोजन को अंदर लेंगे एंड इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है। इनके अंदर लिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ देंगे एंड क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये इनके पास रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ओके, सो अब ये क्या करेंगे, उस MHC2 रिसेप्टर पर इसको प्रेजेंट कर देंगे। ये जो एंटीजन्स हैं इनको क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। तो इसीलिए इनको हम एंटीजन प्रोसेसिंग या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स से पहले ये है मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए फेगोसोम है, सीडोपोडिया है और आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस है। सो एंड यू ऑल्सो हैव हियर द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर लिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, उसके पास लिटिक एंजाइम होते हैं। अब ये जो लिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया इसने फेगोसाइटोसिस से अंदर लिया तो वो लिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। ओके, सो उसके बाद ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंड
उनकी जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, फेगोसाइटोसिस क्या होती है, हाई लेवल होती है, काफ़ी अच्छे फेगोसाइटिक सेल्स हैं। सो नाउ द डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं, दे हैव लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दैट रिजेंबल टू द डेंड्राइटिक सेल ऑफ द नर्व सेल। तो ये नर्व सेल जैसे दिखते हैं, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो एंड में क्या होता है, ऐसा प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ये क्या होता है, हाई प्लियोमॉर्फिक विद स्मॉल सेंट्रल बॉडी, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है। एंड यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे लांजोहेन सेल्स है, इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल है, माइलॉइड सेल्स है, लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स है। सो जैसे कि जो आपके लांजोहेन सेल्स होते हैं वो एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। जो आपके इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी और जीआई ट्रैक्ट के अंदर। और जो आपके इंटर डिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टी सेल एरियाज ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ एंड द थाइमिक मेड्यूला। यानी कि थाइमस में जो मेड्यूला, दो रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होंगे, मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और जो सर्कुलेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 0.1% ऑफ ब्लड ल्यूकोसाइट्स एंड इन लिम्फ, इनको हम वेल्ड सेल्स बोलते हैं। और जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो आपको लिम्फ नोड विच इज़ अ सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन जो है, वहाँ पर उनके फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन होता है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है लांजोहेन सेल्स और जो कि और इंटरस्टिशियल डेंड्राइटिक सेल्स। ये जो लांजोहेन सेल्स होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपके यहाँ पर डिफरेंट हमने डेंड्राइटिक सेल की लोकेशंस देखिए कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। So these were the different type of immune cells, and this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.